देखिए नेक्स्ट जो आपका सर्किट है वो आपको यहाँ ड्रा कर दिया गया है, प्योर इंडक्टिव सर्किट। अभी आपको हम क्या बताएं कि जितने भी दिया हुआ रहेगा सर्किट को सॉल्व करने के लिए, प्योर इंडक्टिव, प्योर रेजिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव, उसमें सब में आपको स्टेप याद रखना है। क्या क्या बताए थे आपको निकालने के लिए? सबसे पहले कि अगर वोल्टेज दिया हुआ रहेगा तो आप यहाँ से लिख लेना, इसको डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि इफ द सर्किट कंटेन्स a pure inductor with a sinusoidal voltage source called प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अगर एक सर्किट में एक प्योर इंडक्टर और उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो तो क्या कहलाएगा? प्योर इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब डिफिनेशन आप खुद से लिख सकते हैं। चलिए यहाँ गिवन क्या है आपका? सर इसमें लगा हुआ है V बराबर VM साइन ओमेगा टी। आपको क्या बताएं कि जब वोल्टेज रहे तो किसी तरह से कोई फॉर्मूला लगाइए, आप इसके क्रॉस करंट भी आई निकालिए। देखिए हम जानते हैं कि जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर भी जो होता है वो एल डी आई बटा कितना होता है? डी टी होता है। ठीक है ना, V बराबर एल डी आई बटा डी टी, ये हम लोग जानते हैं। अब ऐसा करते हैं, यहाँ से हम आई निकालना चाहते हैं तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करिएगा तो कितना हो जाएगा? सर यहाँ से हो जाएगा V डी टी बराबर, यहाँ पे L भी इधर कर दीजिए और यहाँ पे क्या बचेगा? डी आई होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो सर यहाँ पे V बाई एल डी टी हो गया, इधर डी आई। तो देखिए आप जब इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो यहाँ से केवल x मिलता था। उसी तरह से जब हम इंटीग्रेशन ऑफ डी आई अगर हम करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? केवल आई का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ के बाद आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन V बाई एल डी टी और यहाँ से क्या हो जाएगा? डी आई और इसमें भी इंटीग्रेशन। देखिए 1 बाई एल यहाँ से कांस्टेंट है, निकाल दीजिए, और V के जगह पे आप लिख सकते हैं VM साइन ओमेगा टी और यहाँ से डी टी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा, जब इसको अबरी भर रख दो इस बार डी आई यहाँ पे, तो क्या करेंगे? यहाँ के बाद देखिए ये VM भी है जो कांस्टेंट है, तो VM कितना हो जाएगा? L हो जाएगा, VM बाई एल और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी बराबर इधर इंटीग्रेशन डी आई। जब इंटीग्रेशन दोनों तरफ आप करिएगा सॉल्व तो कितना आ जाएगा? जब यहाँ से देखिए VM बाई एल होगा और उसके बाद जस्ट सर साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? क्या होता है? साइन का डिफरेंशिएशन प्लस में कॉस होता है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस में कॉस होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? रिमेंबर रखना है केवल। चलिए यहाँ से माइनस में कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना, और बटा में ओमेगा होगा। क्यों? क्योंकि सर जो कांस्टेंट में रहता है इंटीग्रेशन में डिवाइड में आ जाता है और जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें क्या रहता है? सॉरी हाँ, इंटीग्रेशन में डिवाइड में और डिफरेंशिएशन में अभी आपने देखा कि वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाता है। तो यहाँ इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई मिल जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे कॉस को हम जान रहे हैं कि हम जितने भी ओरिजिनल जो एक्सप्रेशन हमने देखा वो सारा साइन के टर्म में था। यहाँ जो आ रहा है वो आपका कॉस के टर्म में आ रहा है, तो ऐसा करते हैं हम इस कॉस को भी साइन में बदल देते हैं। तो इसको पूरा को इधर और इधर उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आई बराबर हो जाएगा भी एम बट्टा में ओमेगा एल, ठीक है, भी एम बट्टा में ओमेगा एल, और इस कॉस को लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई 2 माइनस कितना ओमेगा टी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे माइनस उसी तरह से साइन माइनस बाहर यहाँ पे कर देते हैं। देखिए आपको एक फॉर्मूला और पता होगा कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो अगर हम माइनस साइन थीटा से इधर लिखना चाहें तो क्या हम ये लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे इस माइनस को अंदर भेजिएगा तो हो जाएगा कितना भी एम बट्टे में ओमेगा एल, और यहाँ हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस कितना होगा पाई बाई 2 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से किसका ये एक्सप्रेशन मिल गया, करंट का हमको पता चल गया कि कितना है भी एम बट्टा ओमेगा एल ये। अब यहाँ के बाद देखिए आई बराबर भी बट्टा आर होता है, तो यहाँ आर के जगह पे ओमेगा एल मिल रहा है, ओमेगा एल आर के जगह पे है, यानी कह सकते हैं कि सर जो ये आर यहाँ पे नहीं होगा, आर रेजिस्टेंस के चलते, यानी रेजिस्टेंस जो यहाँ पे होता था ये इंडक्टर के चलते लग रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर वो आर के जगह पे है, बट वो रेजिस्टेंस जो ऑफर हो रहा है एक इंडक्टर के कारण हो रहा है, इसलिए इस ओमेगा एल को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर इन द सर्किट कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं एक्सेल से, ठीक है ना। यानी कि लिख सकते हैं एक्सेल बराबर ओमेगा इंटू एल, ठीक है ना, ओमेगा इंटू एल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, सही है। यानी कि इसका भी यूनिट जो होगा वो किस में होगा, ओम में होगा, इसका भी यूनिट किस में होगा, ओम में इसको रिमेंबर रखना। चलिए हमको वोल्टेज मिल गया, करंट मिल गया, नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था, सर हमको फेज एंगल निकालना है। तो उसी तरह से जब हम फेज एंगल फाई निकालेंगे, यानी कि जब हम फेज एंगल की अगर हम बात करते हैं, यानी फेज एंगल बोले तो फाई, वो कितना हो जाएगा वोल्टेज के लिए ओमेगा टी था फेज एंगल, देखिए वोल्टेज के लिए ये, और करंट के लिए ये एंगल यहाँ पे है, यानी कि सर ओमेगा टी माइनस, यहाँ पे देखो ओमेगा टी माइनस कितना है, ओमेगा टी जब ब्रैकेट तोड़िएगा तब प्लस में यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा, ये ओमेगा से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना पाई बाई 2, यानी कि जो आंसर आ रहा है सर पॉजिटिव में। अगर सॉल्व करते समय जब आंसर पॉजिटिव में फेज एंगल दें तो यहाँ पे समझना कि ये जो सर्किट का नेचर है वो लैगिंग नेचर का है। कैसा नेचर का, लैगिंग नेचर का है, ठीक है ना। लैगिंग मतलब आपको समझाए थे, लीडिंग या लैगिंग दो टर्म होता है। लैगिंग जो होता है वो जनरली इंडक्टर के कारण होता है, ठीक है ना। ऐसे भी आप जनरल समझ सकते हैं कि लीडिंग और लैगिंग का मतलब ये होता है, लीडिंग कहने का मतलब कि सर जिसमें करंट जो है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है, यानी आगे चल रहा है, ठीक है। और दूसरा लैगिंग जिसमें करंट जो है वो वोल्टेज से क्या हो रहा है, पीछे चल रहा है, यानी कि सर ये आगे जाना या पीछे, इसका मतलब क्या हो रहा है। जैसे देखिए हम अगर एक इंडक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंडक्टर में जो एल, इसका प्रॉपर्टी होता है इंडक्टेंस, जिसका काम क्या होता है चेंज इन करंट को अपोज करना, ठीक है ना। तो सर यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि चेंज इन जब करंट होगा, यानी कि सोचो एक एग्जाम्पल लो, मान लो एक रेस हो रहा है एक एग्जाम्पल लो कि मान लो एक रेस है जिसमें वोल्टेज भी पार्टिसिपेट कर रहा है और करंट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि सर ये वोल्टेज है और ये करंट है, ये दोनों है जो एक पॉइंट पे यहाँ आना चाहता है, ठीक है ना, ये भी यहाँ आना चाहता है, लेकिन
इसको चलने में, जब मान लो इस करंट जो है यहाँ से चल रहा है, ये भी वोल्टेज भी इसमें चल रहा है, तो सोच के देखिए सर ये इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज से कोई मेरा मतलब नहीं मिल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि जो ये अगर इंडक्टर का केस है तो सर इसमें चेंज इन करंट, यानी कि करंट के मैग्नीट्यूड में या डायरेक्शन में चेंज होगा तब उसको वो अपोज करेगा। यानी कह सकते हैं कि सर करंट को बढ़ने के लिए इसमें कोई अपोजिशन है जो ऑफर हो रहा है, यानी कि कोई रोक रहा है। यानी कि सर जो इसमें आगे जो निकल जाएगा वो मेरा वोल्टेज रहेगा और उसके पीछे क्या रहेगा, करंट। क्यों? क्योंकि सर इसका नेचर होता है कि करंट को चेंज होने से अपोज करना। इसका मतलब कि करंट जो है वो पीछे हो जाएगा किससे, वोल्टेज से। तब जो हम कहेंगे कि ये कैसा हो गया, लैगिंग हो गया, ठीक है ना। और उसी तरह से आप लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के केस में चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है, यानी कि जब वोल्टेज को अपोज करेगा तो वोल्टेज है वो करंट से जाहिर सी बात है कि क्या रहेगा, उससे पीछे रह जाएगा और करंट मेरा आगे निकल जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि जब करंट वोल्टेज से आगे हो, ठीक है ना, जितने भी एंगल से हो, तो उसको हम लोग लीडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ लीडिंग और लैगिंग का मतलब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके पावर फैक्टर, ठीक है, पावर फैक्टर यानी कि सर कॉस फाई। चलिए कॉस फाई यानी कि कॉस पाई/2 और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0। यानी कि सर जो इसका पावर फैक्टर आया वो कितना आया, वो 0 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट उसी तरह से अगर हम बात करें इसमें कि सर पावर कितना होगा, देखो पावर यानी P बराबर VI कॉस फाई। अभी आपने देखा कि सर कॉस फाई 0 यानी इसका मान 0 आया है, यानी कि जो ये पावर होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हैं कि एक इंडक्टर के केस में सर जो पावर आता है उसके क्रॉस वो कितना होता है, 0 होता है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है ना। दूसरा इसके बाद हम लोग क्या देखें, पावर फैक्टर हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात किए थे इसके बारे में, वेवफॉर्म के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट है वो आपका क्या है, वेवफॉर्म है। चलिए वेवफॉर्म कैसे ड्रा करेंगे, तो उसी तरह से आप एक रेफरेंस ले लीजिए जिसमें मान लो ये है जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन है, ये है V बराबर VM साइन ω/t और इसी में कुछ एंगल से देखिए करंट जो है वो पाई/2 से पीछे चल रहा है। -2 पीछे करने का मतलब कि जिस टाइम पे वोल्टेज स्टार्ट था उस टाइम पाई/2 के बाद है, यानी कि इस पॉइंट के बाद करंट है वो क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। यानी ये 0 ये पाई या पाई यहाँ पे होगा, ठीक है। तब जो यहाँ से कौन स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट है जो करंट। तो यानी कि सर जो इसको यहाँ से हम लोग यहाँ से इस तरह से ऐसे बनेगा, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या बन गया, करंट का। तो इसमें आप लिख सकते हैं ये I बराबर क्या है, IM साइन ω/t माइनस में कितना, पाई/2 है। चलिए ये हो गया आपका क्या, वेवफॉर्म। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सर वेवफॉर्म हो गया, तो लास्ट जो आपका बचा इसमें वो क्या था आपका, फेजर डायग्राम, ठीक है, फेजर डायग्राम। चलिए तब फेजर डायग्राम आपको किस तरह से समझाएं, हेलो आवाज़ आ रहा है। चलिए फेजर डायग्राम में आपको बताएं कि किसी एक वोल्टेज या करंट दोनों में से किसी एक को रेफरेंस ले लीजिए, ठीक है ना। तो क्या करना है, उसी तरह से रेफरेंस मान लो कि सर ये जो मेरा लाइन है, ठीक है, वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उससे पीछे पाई/2 से पीछे कौन चल रहा है, मेरा करंट। यानी कि सर ये जो है वो पाई/2 यानी 90 डिग्री से लैग कर रहा है कौन, करंट। तो चाहे तो आप ये ग्राफ को आप बना सकते हैं, अदरवाइज आपको इच्छा हो कि सर अगर हम वोल्टेज को ना रेफरेंस लें, करंट को अगर हम रेफरेंस मानते हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज का बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा, ये 90 डिग्री, यानी कि ये है वोल्टेज। तो आप यहाँ से दोनों में से किसी एक को भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं जिस तरह से आपको इच्छा हो। देखिए अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ों है जो समझ में आ रहा होगा कि अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे
तो हमको कैसे फाइंड करना है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सारे चीज को पता करना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा पॉइंट हो गया इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर जो इंडक्टर होता है उसमें जो पावर फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। दूसरा, उसमें जो एक्रॉस पावर होता है इंडक्टर के क्रॉस वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। उसके बाद याद रखना है कि जब इंडक्टर लगा हुआ हो तो उस सर्किट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, लैगिंग नेचर का होगा, ठीक है। उसके बाद याद रखना है कि लैग करेगा तो करंट कितना डिग्री से लैग करेगा, अगर प्योर इंडक्टिव का केस हो तो भी याद रखना है कितना, π/2 डिग्री से, ठीक है ना। चलिए एक चीज याद रखना, पावर जो जनरली होता है वो हमेशा R के साथ डील करता है, लेकिन जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो कैपेसिटर और इंडक्टर जो होता है L और C जो होता है वो रिएक्टिव कम, यानी आगे आप जब पढ़िएगा पावर में तो 3 टाइप का आप पावर पढ़िएगा, एक एपरेंट पावर, एक पावर, ठीक है ना, और एक पढ़िएगा क्या, एवरेज पावर जिसको बोलते हैं, ट्रू पावर बोलते हैं, एक्टिव पावर बोलते हैं, ठीक है ना। ये एक और पढ़िएगा रिएक्टिव पावर, यानी कि जो ये Q है इसके साथ कौन डील करता है, L और C। जब पावर आगे पढ़िएगा पावर ट्रायंगल वहाँ पे आएगा S बराबर P प्लस JQ, यानी कि ये जो है सर पावर, इसी को हम लोग ट्रू पावर, रियल पावर, एक्टिव पावर, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर या यूजलेस पावर बोला जाता है। इसके साथ हमेशा L और C डील करेगा और इसके साथ कौन डील करता है, R। ये हो गया ये मेरा क्या, टोटल पावर, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक खत्म हुआ प्योर इंडक्टिव सर्किट तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट किसको कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद RC, RL एंड RLC रेजोनेंस, एंड देन ये आपका समाप्त हो जाएगा। चलिए फिर ठीक है, धन्यवाद। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।